तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। देर से बुआई वाली सरसों की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। पत्ता गोभी की खेती से अच्छी आय ले रहे सफल किसान से मुलाकात। फसलों के अवशेष से सजावटी वस्तुएं बनाकर कमाएं अच्छी आय। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई देर से की थी, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। अतः इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। जैसा कि आप जानते हैं कि सरसों रबी की तिलहनी फसलों में एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। इस समय हमारे जो प्रदेश में सरसों खेती होती है वो फूल की अवस्था में खड़ी है, और जैसा कि देख रहे हैं कि मौसम में काफ़ी नमी है, ठंड है, और इस समय पाला कोहरा आदि की व्याप्त है। इस वजह से इस समय तमाम तरह की बीमारियां व कीड़े लगते हैं। इन बीमारियों में से सबसे एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है अल्टरनेरिया झुलसा, जिसकी वजह से पत्तियों में गोल गोल रिंगदार छल्ले जैसे संरचना के आकार के धब्बे बनते हैं, जो कि पहले भूरे रंग के होते हैं, बाद में वो थोड़ा काले और गहरे काले हो जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते पूरी पत्ती में या तो बड़ा धब्बा बन जाता है, या और धब्बा बड़ा होने के बाद पत्तियों में छेद भी हो जाते हैं। ये रोग पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के बिंदु के रूप में प्रकट होकर 1 सेंटीमीटर तक के वृत्ताकार बड़े धब्बों का रूप ले लेता है, जो तीव्र गति से ऊपर की पत्तियों, तनों और फलियों को ग्रसित करता है। ग्रसित फलियों का बीज भी प्रभावित होकर सिकुड़कर छोटा हो जाता है और रोग की उग्रता अधिक होने पर सड़ भी जाता है। और इस तरह की बीमारी से यदि हमें बचाव करना है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम बीज का शोधन करके ही बुआई करें। बीज का शोधन अगर करते हैं तो ये बीमारी कम लगती है, और बीज के शोधन करने के लिए थीरम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा या कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज में लगाकर यदि बुआई करें तो बीमारी कम लगती है। दूसरी बात यह है कि खड़ी फसल में बीमारी के जैसे ही लक्षण दिखें उस समय 2-2.5 ग्राम मैंकोजेब की 1 लीटर पानी में मिला करके यदि छिड़काव किया जाए तो भी इस बीमारी का प्रबंधन हो जाता है, और यदि आवश्यकता पड़े तो 12 से 15 दिन के बीच में दूसरा छिड़काव भी करना चाहिए। इस तरह आप ये सरसों की झुलसा अल्टरनेरिया झुलसा रोग को रोक सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बीमारी आती है सफ़ेद गेरुई, या उसी को व्हाइट रस्ट के नाम से भी नाम लिया जाता है। सरसों की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है सफेद रतुआ रोग। ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों की निचली सतह पर सफेद फफोले नुमा दिखाई देते हैं, और बाद में इस रोग का प्रकोप पूरे पौधे पर दिखाई देता है, जिससे पौधे का पुष्पक्रम विकृत हो जाता है, जिसके कारण
फसल से मिलने वाली कुल उपज में 17 से 34% तक की कमी देखने में आती है। तो कैसे करें इस रोग की रोकथाम? इस बीमारी से अगर बचाव, तो बीमारी के बचाव के लिए बीज शोधन बहुत जरूरी है। और बीज शोधन के लिए या तो थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम मात्रा या कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से यदि बुआई हम करें तो ये बीमारी कम आती है। यदि खड़ी फसल में ये बीमारी दिखाई देती है तो कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा या मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा या इनके मिश्रण की, जो जैसे साफ है, सिक्सर है या अन्य नाम से इनके मिश्रण आते हैं, उनकी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में यदि घोल बनाकर छिड़काव करें तो बीमारी से बचाव हो जाता है। इसी तरह सरसों में एक जो कीड़ों की जो मुख्य समस्या है कीड़ों वाली, उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है माहू। सरसों की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों में एक है माहू कीट, जिसे चैपा तथा एफिड के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट का प्रकोप खासकर ठंड के मौसम में, जब वातावरण में नमी अधिक होती है, तब देखने में आता है। ये हरे मटमैले भूरे रंग का छोटा कीट होता है। इसकी शिशु और वयस्क दोनों अवस्थाएं पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर एक मधु सिरावित करती है, जिससे फसल में फफूंद का आक्रमण शुरू हो जाता है। इसके प्रकोप से फसल में या तो फूल बनते ही नहीं हैं, और अगर बनते भी हैं तो उसमें फलियां कम लगेंगी, और जो फलियां लगेंगी भी उसमें दाने कम बनेंगे, जिससे उत्पादन में कमी देखने में आती है। तो कैसे करें इस हानिकारक कीट का नियंत्रण? इस प्रकार किसान भाइयों, माहू कीट से बचाव के लिए रोगार अथवा मेटासिस्टाक्स की 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि माहू कीड़े से हम अपनी सरसों की फसल को बचा सकते हैं। इस तरह से हम अपनी फसल में, सरसों की फसल में रोग व कीड़ों का समय से प्रबंधन करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और किसान भाई अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं, और इसी के अंतर्गत आज हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम मोपका, जिला बिलासपुर के एक सफल किसान भरत खैत्रपाल से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पत्ता गोभी की खेती करके अच्छा लाभ कमाया है। तो इन्होंने पत्ता गोभी की खेती किस तरह से की है, आइए जानते हैं उन्हीं से। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बंधा गोभी की कटाई का काम चल रहा है। ये लगभग हमारे यहाँ जो लगी हुई है वो टोटल में लमसम 3.5 एकड़ में हमने बंधा गोभी की फसल इस वक्त ली हुई है। ये हाइब्रिड किस्म है नामधारी की, जो 75 दिन की वैरायटी है ये, और लगभग 1 किलो साइज का इसका बंद आता है। इस वक्त इसको लगे लगभग 80 दिन होने जा रहे हैं, जो कि अपने फसल का 70% भाग लगभग इसमें से अब कट चुका है, बाकी शेष कटना बाकी है। चूंकि इन्होंने बंद गोभी की खेती 3.5 एकड़ में की है और अच्छा लाभ कमा रहे हैं, अब बात करें आय व्यय की, तो इनको 1 एकड़ बंद गोभी की खेती करने में कितनी लागत खर्च आया और कितनी आय प्राप्त हुई है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया। फसल उखाड़ने, इसकी गुड़ाई करने इत्यादि में लगभग 20 मजदूर हमने इसमें उस समय खर्च किए थे, और उसके बाद में 10 मजदूर लगभग प्रति एकड़ की लगाई में खर्च हुए हैं। हम 11 से 12 पैकेट की नर्सरी देते हैं, जो कि लगभग 3000 रुपये मूल्य का बीज रहा है। इसके बाद में बाकी प्रबंधन में, नर्सरी की तैयारी में, दवा से लेकर के लेबर, नेट और अन्य प्रबंधन में लगभग हमने इसमें 5,000 रुपया और लगाया है।
और खाद वगैरह के प्रबंधन में लगभग हमारा 5,000 रुपये खर्च रहा होगा प्रति एकड़। और करीब करीब दवाओं का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष थोड़ा डीबीएम का प्रभाव ज़्यादा रहा है, 4 स्प्रे हमें करने पड़े हैं जिसकी कॉस्ट थोड़ी अधिक आती है। वो लगभग 7,000 रुपये के 4 स्प्रे हुए हैं। और बाकी चीज़ों के प्रबंधन, कटाई और ट्रांसपोर्टिंग करके लमसम इस समय में जो हम मोटा मोटी में खर्च कर चुके हैं वो लगभग 45 से 50,000 के कैटेगरी में जा चुका है। चूंकि बाजार मूल्य अच्छा है इसलिए फिर भी हमारा उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है। 6 से लेके 8 रुपए तक का बंद गोभी इस वक्त हमारा बिका है। तो वैसे में लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की क्रॉप होने की पूरी संभावना है। प्रति क्विंटल की जहाँ तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रति नग 1 किलो के लगभग वो होगा। तो उस प्रकार से हमें उम्मीद है कि लगभग 25,000 पौध इसमें से कटेंगे। 70% हमने सेल कर दी है और मोटा मोटा हमारा आकलन है कि इसमें 1.5 लाख रुपए की लगभग की फसल होगी और लमसम 50,000 रुपए का हमने इस पे खर्च किया है। जो मैंने आपको खर्च बताया है 50 से 55,000 रुपये, वो सारे खर्चों को जोड़ने के उपरांत है। मजदूर खर्च, कटाई खर्च, ट्रांसपोर्टिंग खर्च, पौध बीज व्यवस्था, खाद व्यवस्था, दवा व्यवस्था। तो अगर बाजार की व्यवस्था आखिरी तक सही रहती है तो हमें लगभग 1 लाख रुपए के बचने की, प्रति एकड़ के हिसाब से बचने की संभावना है। अभी आपने देखा 1 एकड़ बंद गोभी की खेती से प्राप्त हुए शुद्ध लाभ के बारे में। अब आइए जानते हैं कि कितनी अधिक उपज के लिए इन्होंने बंद गोभी की कौन सी किस्म का चयन किया तथा इसकी खेती किस तरह से की। जहाँ तक जोताई और बाकी तैयारियों का सवाल है, ये हमारी बोनस क्रॉप है। बोनस क्रॉप कहने से मेरा मतलब ये है कि इसमें पहले बैगन की फसल लगी हुई थी इस खेत में। उस वक्त हमने जब खेत की तैयारी की थी तो उसके लिए गहरी जोताई करके, यानी प्लाऊ से जोताई करके, फिर हैरो या डिस्क हैरो चला करके मट्टी को भुरभुरा करने के बाद में, मतलब बेड्स वगैरह बना के, उस समय हमने इसमें भट्टे की रोपाई की थी जो कि जून के समय में रही है। उसके बाद उस फसल के खत्म होने के उपरांत इधर नर्सरी तैयार हो रही थी और उधर हमने भट्टे की क्रॉप को उखाड़ करके इसकी कोड़ाई वगैरह करा के इसको 10-15 दिन सूखने के लिए भी छोड़ दिया था। और जैसे ही इसकी नर्सरी तैयार हुई हमने इसकी रोपाई कर दी है। प्रति एकड़ इसमें लगभग 28,000 पौधे लगाए गए हैं। मांदे से मांदे की दूरी इसमें अधिक है, चूंकि हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि ये ड्रिप के हिसाब से और पुराना वो बना हुआ है मांदा। तो ये मांदे की जो चौड़ाई है लगभग 3 फुट है और इसकी दूरी जो है लगभग, मतलब बीच का जो गैप है वो लगभग 1.5 फीट का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसकी बोनस क्रॉप है, तो शुरू में हमें पौध रोपाई के समय हल्का सा DAP डाल के हमने इसकी पौध रोपाई की थी। उसके बाद में फास्फोरिक एसिड, यूरिया और पोटास का ही मेन प्रबंधन रहा है, जिसमें शुरुआत के लगभग 15 दिनों तक हम पोटास और यूरिया दोनों समान मात्रा में इसमें देते हैं और उसके बाद में नाइट्रोजन को बढ़ा करके पोटास को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे इसकी बढ़वार काफ़ी तेजी से होती है। बंद गोभी में चूंकि नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता होती है। फसल परिपक्व होने के, मतलब समझ लीजिए 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले तक इसमें खाद चलाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका 75 दिन का ड्यूरेशन है, तो यानी लगभग हमने 65 दिन की उम्र तक इसमें खाद दिया है, जो कि अगर अपन एकड़ वाइज डिवाइड करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें लगभग 3.5 बोरा, 1.25-2 कुंटल लगभग नाइट्रोजन और 1 कुंटल पोटास और फास्फोरिक एसिड करीब लीटर में है समझ लीजिए, या केजी में भी उसको मान सकते हैं। तो 15 केजी लगभग फास्फोरिक एसिड का हमने इस पर प्रयोग किया है। खाद प्रबंधन और निंदाई गुड़ाई हमारा मेन इसका वो रहा है। उसमें कम से कम समझ लीजिए 3 गुड़ाई हुई है इसमें, जो कि नींदा नियंत्रण के साथ साथ जल प्रबंधन का जहाँ तक प्रश्न है वो मौसम परिस्थितियों और अपने खेत की कंडीशन पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जल प्रबंधन ड्रिप के माध्यम से है, तो प्रतिदिन तो हम चलाते ही हैं इसमें, चाहे वो 15 मिनट के लिए चले, बारिश हो या कुछ भी हो। बारिश वगैरह नहीं हुई थी या मौसम कम ठंडा है, तो उस परिस्थितियों को देख करके या जमीन की कंडीशन को देखते हुए थोड़ा बहुत आगे पीछे करके 2 घंटा अधिकतम, 15 मिनट न्यूनतम, इस दर से इसमें सिंचाई की व्यवस्था की गई है।
जल निकासी की भी व्यवस्था इसमें पूरे प्रबंधन में की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे खेत का ढाल नीचे की तरफ है और नीचे में एक मेन नाली है जिसके माध्यम से पानी हमारा बाहर की तरफ निकलता है। चूंकि इस बार मौसम में उतार चढ़ाव अधिक रहा, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी बंद गोभी की फसल में कौन कौन से फसल सुरक्षा उपायों को अपनाया, आइए जानते हैं उन्हीं से। चूंकि मौसम में लगातार वेरिएशन रहा है, इसलिए इस वर्ष डीबीएम का प्रकोप काफी अधिक रहा है। डीबीएम यानी मतलब इसका एक बोरर है जो इसके अंदर घुस करके इसको खाता है अंदर की तरफ से, उससे इसमें छेद हो जाते हैं और बाजार मूल्य इसका खत्म हो जाता है। और एकदम सामान्य कीट है, किसी भी स्थिति में किसान भाई उसको तुरंत, मतलब थोड़ा भी सब्जी करने वाला किसान है अगर, तो तुरंत उस चीज को देख लेता है। जहां तक दवाओं का बात है तो वो वरिष्ठ लोगों से सलाह करके ही किसान भाई उसका उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होता है। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे किसान भाई फसलों के अवशेष को बेकार समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन इन अवशेषों से किसान भाई मूल्य वर्धित वस्तु बना करके उन्हें बाजार में बेचकर इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये बेरोजगार युवक और महिलाओं के लिए एक रोजगार का अच्छा साधन भी बन सकता है। तो आप फसलों के अवशेषों से कौन कौन सी अच्छी मूल्यवर्धित सजावटी वस्तुएं बना सकते हैं, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर भारती कश्यप। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुखाए गए फूलों की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ये बेरोजगार युवकों एवं महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा रोजगार का साधन होता जा रहा है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान विभिन्न फसलों की कटाई करने के बाद उसके बचे हुए अवशेष को फेंक देते हैं, लेकिन इन्हीं अवशेषों का प्रयोग करके हमारे किसान भाई कौन कौन से उत्पादों को किस तरीके से बना सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो जिनमें मक्की है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, ये बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम जब इसमें से खाद्यान्न निकाल देते हैं तो इनके जो अवशेष होते हैं उन्हें फेंक देते हैं। अगर हम जैसे मक्की की ही बात करें तो इसके जो छिलके हैं और बीज का गुल्ला है, इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इससे हम बहुत अच्छे कलाकृतियां बना सकते हैं। जैसे मक्की की गुड़ियां हो गई। मक्की की गुड़िया बनाने के लिए आप मक्की के छिलकों का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे भी आप रंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप बीज का सेंटर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी रुई चाहिए होती है और मक्की का गुल्ला। इसका बेस बनाने के पश्चात आप इसका सिर अलग से बना लेंगे और धड़ अलग से बना लेंगे। फिर इसमें अलग अलग तरह के कपड़ों से इसकी पोशाक की आप आकृति दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इससे आप मूल्यवर्धित गुड़ियाँ बना सकते हैं जो आप बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। मक्की के छिलके से आप कई तरह की साज सज्जा की वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे कि हम ड्राइंग रूम वगैरह के लिए ये मक्की की फ्लावर स्टिक्स बना रहे हैं। इसमें पहले मक्की के छिलकों को सुखा लिया जाता है। सूखे हुए छिलके बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए। कच्चे और हरे छिलके इसमें प्राय नहीं चलते हैं। इनको हम प्रेस विधि द्वारा सुखाते हैं, मतलब बड़े से किसी लकड़ी के भारी वजन वाली चीज़ के नीचे इसको दबा देते हैं ताकि जो मक्की के छिलके हैं वो सीधे रहे। इसमें हम प्राकृतिक रूप का ही रंग रहने देते हैं, ज़्यादातर रंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप रंग करना भी चाहें तो पत्तों को आप रंग कर सकते हैं, जो छिलके हैं उन्हें रंग कर सकते हैं। इसके बाद इनको बराबर आकार में काट लिया जाता है तथा फिर इसको धागे से बांध के अलग अलग इसकी पत्तियां काट ली जाती हैं और बीच में हम जो ये फूल लगाते हैं, ये टिथोनिया नामक एक फूल है, उसका बीच का पोर्शन हम इसमें लगा लेते हैं और इस तरह की इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी हम इसकी ड्राई फ्लावर स्टिक्स बना सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अन्य फसलों में तिल है, जिसे सीसम हम बोलते हैं, जो हमारी एक मुख्य तिलहनी फसल है। इसकी भी डंडियां तिल निकालने के बाद जब अवशेष बच जाते हैं, उसका हम ड्राई फ्लावर स्टिक्स के रूप में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर या जंगली खजूर की पत्तियों से हम बहुत अच्छी तरह से ड्राई फ्लावर स्टिक्स बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल के जो खोखे हैं, उससे भी कई तरह की कलात्मक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो जितनी भी हमारी ये जो खाद्यान्न फसलें हैं, हमें इसको फेंकने के बजाय इनसे बहुत अच्छी तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। उद्यानिकी फसलों की अगर हम बात करें तो लीक या प्याज का जो फूल होता है, उससे भी बहुत अच्छी तरह की ड्राई फ्लावर स्टिक्स बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त घिया है, तोरी है, काली तोरी है, इससे भी हम कई तरह की ड्राई फ्लावर स्टिक्स और अन्य साज सज्जा की वस्तुएं बना सकते हैं। काली तोरी तो आमतौर पे सभी किसान भाई बहन अपने घरों में लगाते हैं। आपने किचन गार्डन में जो भी काली तोरी लगाई है, जब आप इसके लिए बीज पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर से ये स्पॉन्ज टाइप की चीज़ निकलती है। इस स्पॉन्ज का आप कई तरह के घोंसला बनाने के लिए, पक्षी का घोंसला बनाने के लिए और ड्राई फ्लावर स्टिक में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। काली तोरी का जो बीज का जितना भी आपका स्पंज का भाग होता है, इसे अलग अलग सेक्शंस में आप छोटा छोटा काट लेते हैं। इसके पश्चात इसको रंग कर लिया जाता है, रंग करके सुखा लिया जाता है और उसके पश्चात इसमें कोई भी आप बांस की या दूसरी झाड़ू वाली डंडी लगा के इसे बाजार में बेच भी सकते हैं। इन उत्पादों को बनाने में रंगों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हमारे किसान भाई उत्पादों को बनाते समय किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल करें, चलिए जानते हैं। दारू वगैरह हो गया, मेहंदी है, इनका रंग हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होते और इनकी जल्दी फेड भी हो जाते हैं। ज्यादातर हमारे जो अच्छे रंग चलते हैं कपड़ों में करने वाले, जो चुन्नी वाले रंग होते हैं, दुपट्टा डाई करने वाले, ये काफी अच्छे चढ़ते हैं। और इंडिकेटर डाइज जैसे इओसिन येलो हो गई, रोडामीन हो गई, ब्रिलियंट ग्रीन है, ये काफी अच्छा रंग देते हैं और कई सालों तक इससे हमने पाया है कि ये इससे बनाए गए प्रोडक्ट है वो 2 से 3 सालों तक हमारे सुरक्षित रहते हैं। इसके अतिरिक्त कई तरह के पेंट होते हैं, जैसे मेटालिक पेंट है, जो वार्निश है, इस तरह के रंगों को भी हम कर सकते हैं, लेकिन इनको लगाना और अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी लेबर लगती है। बाजार में आजकल मेटालिक रंग भी मिल रहे हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील होते हैं ये, और इन्हें ब्रश से अप्लाई करना काफ़ी आसान रहता है। किसान भाइयों और बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि आपकी जितनी भी खाद्यान्न और अन्य हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, इसके जितने भी अवशेष हैं जिन्हें आप प्राय फेंक देते हैं, जला देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं, उन्हें आप सहेज कर रखें और उनसे कई तरह की मूल्यवर्धित वस्तुएं बना सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है महुआ के कृषक बैजनाथ सिंह ने। यह विभिन्न रबी फसलों को पाले से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो बैजनाथ सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई साग सब्जियों की खेती किए होंगे, जैसे बैगन, टमाटर या अन्य कोई और सब्जियां या कुछ फूल लगाए होंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो मौसम है उनके लिए नुकसानदायक मौसम है। पाला या किस कंडीशन में पड़ता है, पौधों को नुकसान किस कंडीशन में करता है, तो जब वातावरण में ज़्यादा भारी रहता है, मीन्स की तापमान कम रहता है, बदली रहती है, तो वैसे भी पाला का इफेक्ट नहीं पड़ता है, पाला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पाला तब पड़ता है जब मौसम भारी रहे, तापमान कम रहे, बदली रहे और उसके बाद 2-4 दिन के बाद मौसम खुलता है। तो जब मौसम खुलेगा और दिन का तापमान बढ़ जाएगा, यानी ब्राइट सनशाइन हो जाएगी, दिन का तापमान बढ़ जाएगा, तो रात का तापमान गिर जाता है, 4 डिग्री 5 डिग्री होता है। ऐसे में पाला का प्रकोप बहुत तेजी से पड़ने लगता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है।
पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। पाले से बचाव के उपाय। यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा या फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए तो कुछ उपायों द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। जहाँ तक अगर हम पाला से बचाव की बात करते हैं तो हमने कहा कि पानी देना चाहिए, यानी नमी मेंटेन करना चाहिए। तो इसके लिए पहला तो यह है कि खेत में देख ले कि सिंचाई कैसी है। अगर नमी कम है तो सिंचाई अवश्य कर ले। और अगर आप धुआं की जहाँ तक बात है, अगर फ्यूम क्रिएट करते हैं तो फ्यूम से क्या होता है कि कार्बन गैस निकलती है और उससे पौधों के आसपास का एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वो कार्बन की जो है गर्मी की वजह से जो है उस पर पाला का असर थोड़ा कम होता है। देखिए, अगर हम ये बात करें कि कुछ किसानों में इस तरह की भ्रांतियां हैं कि पाला का मौसम है तो यूरिया या सल्फर, तो मैं आपको बता दूं कि यूरिया पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अगर पौधे ग्रोइंग कंडीशन में हैं तो अगर आप यूरिया का व्यवहार करते हैं तो पौधों के अंदर ताकत बढ़ेगी, जिससे पौधे पूरी ताकत के साथ विकास करेंगे। तो थोड़ा सा रोग माने उसमें सहनशीलता की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ तक सल्फर की बात है तो सल्फर सारी फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसी फसलें जिसमें एरोमा हो और महक हो तो उनकी चूंकि अच्छी यील्ड के लिए हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की तकनीक और उसका महत्व, अधिक दूध उत्पादन देने वाली साहीवाल नस्ल पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।